Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So, students, today we are going to read the chapter Rat Trap from the book Flamingo, Class 10, written by Salma Lagerlof. तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं, I have put quotation here, जिससे हमें थोड़ा सा स्टोरी के बारे में पता चले. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. This is said by Aesop, वो बड़े ग्रीक जिनकी ग्रीक में बहुत सारी फेबल्स फेमस है. उन्होंने ये बात कही है कि आप काइंडनेस का चाहे छोटा सा काम करें लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता. गुडनेस इज अबाउट कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, जेनरोसिटी, moral courage and the like. More than anything else, it is about how we treat other people. कि हम जो गुडनेस होती है ना हमारे कैरेक्टर में, वो शो होती है जब हम दूसरे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कितनी ऑनेस्टी है हमारे अंदर, कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी काइंडनेस है. ये सब चीजें एक जैसी हैं और ये सब शो होती हैं जब हम दूसरे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं उस बात में. और यही इस स्टोरी का थीम भी है कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है हमारी जिंदगी में, जो ह्यूमन बीइंग्स की, वो कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं. और कई बारी these things are being the human beings are prone to fall into it, कि हम लोग इनके सब ग्रीड में, इनके जाल में फंस जाते हैं. और जब हम इन सब चीजों के बीच में फंस जाते हैं तो हम अपने आप को अकेला भी पाते हैं. हम दूसरे इंसानों से अपने आप को अलग कर लेते हैं. क्योंकि जो हमारी ग्रीड है, जो सेल्फिश नेचर हो जाता है हमारा, वो हमें दूसरे लोगों से अलग कर देता है. और जो स्टोरी है, इट इज एन एंटरटेनिंग वन एज वेल एज फिलोसॉफिकल. और यहाँ जो ये वर्ड रैट टैप है, एक मेटाफर की तरह यूज किया गया. Author highlights the human predicament of falling into the trap of temptation. किस तरीके से बहुत बार ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम फंसते हैं जस्ट बिकॉज द टेम्पटेशन ऑफ दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स. और ये एक अच्छा एनालिसिस है इमोशनल नीड का जो हम ह्यूमन बीइंग्स को होती है, लेकिन जो कि गवर्न किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर से. जैसा हमारा बिहेवियर होता है वैसे ही हमारी नीड्स क्रिएट होता है. और इट इज अ काइंड ऑफ सटल humor all through the story when you read it. तो here we go. पहले पढ़ते हैं सलमा के बारे में, जो राइटर है. इनका शी वाज बोर्न 20 नवंबर 1858, स्वीडन में हुआ था. और 1940 में इनकी डेथ हुई स्वीडन में ही. और इनका जो पहला नॉवेल था गोस्टा बर्लिक्स सागा एट द एज ऑफ 33. और ये पहली विमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर इन द ईयर 1909. ये कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के. एक पैडलर है जो रैट ट्रैप्स बेचता है, एक बूढ़ा आदमी है क्रॉफ्टर, मास्टर स्मिथ है रैम्सोय आयरन मिल जो स्वीडन में है, हेल्पर है एक ब्लैक स्मिथ का मिल में, और आयरन मिल ओनर है वहां का. एडला विल्मनसन है जो कि डॉटर है आयरन मिल के ओनर की. स्टोरी की सेटिंग है इट इज द माइंस ऑफ स्वीडन, जो कि आयरन ओर में बहुत रिच मानी जाती है जगह, विच फिगर लार्ज इन हिज हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री. स्टाइल है स्टोरी टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, एक कहानी मतलब परियों की ऐसा हुआ होगा उस सेंस में की जा रही है. कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं, प्लॉट, ट्रज, जो कि वेरीनेस और मोनोटनी को शो करते हैं. सार, ड्ररी, out the gloom of life. An impenetrable prison portrays the helplessness of life. यहाँ ये आयरन माइंस है स्वीडन की जहाँ स्टोरी सेटअप हुई है. और वर्ड को एक रैट ट्रैप माना गया है इस पेडलर के थ्रू भी. The whole world is nothing but a rat trap with temptation like riches and joy, shelter and food, heat and clothing. ये सारी temptations हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. और इसीलिए ये सारी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप की तरह. एक रेड ट्रैप में होता क्या है कि आपके लिए एक बेट रखा जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं. ये है रेड ट्रैप सेलर. इसके ये मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं इसके, जिसके थ्रू आप इसका कैरेक्टर स्केच भी आगे डेवलप कर सकते हैं. कि वो बड़ी एब्जेक्ट पावर में अपनी जिंदगी बिता रहा था, रेड ट्रैप्स बेचता था, भीख भी मांगता था, उधार भी लेता था, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था. और फिर भी वो पूरी तरीके से अपने आप को अपनी लिविंग अर्न करने में एबल नहीं था. फिर फटे हुए
पुराने कपड़े थे, संकन आईज थी, बहुत बुरी तरीके से वो भूखा था, ट्रैम्प्स, खाना बदोशों की, वैगाबॉन्ड, होमलेस था, खाना बदोशों की जिंदगी जीता था, और एक तरीके से वो आउटकास्ट, रैट ट्रैप सेलर एंड आउटकास्ट, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस का किसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अकेला वो रहता है, जिंदा है या मर भी जाएगा तो शायद किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कभी भी शेल्टर नहीं मिला फॉर अ नाइट एट एनीबॉडीज प्लेस, क्योंकि जब भी वो कभी किसी के घर जाता था शेल्टर के लिए तो दो लोग उसकी हालत देख उसको वहां से भगा देते थे, और ये कहा जाता था भिखारी है, चोर भी है, तो नोबडी वांट्स टू कीप दिस काइंड ऑफ मैन। अब यही उसकी फिलॉसफी थी, रैट ट्रैप बेचते बेचते उन्हें जिंदगी की एक नई फिलॉसफी अपने लिए निकाली थी। ये भी यहाँ बड़ा एक ह्यूमर डाला कि उसने सारी दुनिया को एक रैट ट्रैप बताया है, कि जिस तरीके से रैट ट्रैप के अंदर बेट रखा जाता है, और वो बेट क्या रखा जाता है एक रैट के लिए, वो होता है ये बिट्स ऑफ, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, चीज के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं, जिनको देखकर एक रैट उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर उसमें फंस जाता है, ये रैट ट्रैप्स के अंदर ये फंस जाता है। ऐसे हम ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को हमें पैसा चाहिए, हम लालची हैं, नेम फेम बंगला कार सब चीजें हमें चाहिए, और इन सब चीजों में की वजह से हम भी ऐसे ही ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ आगे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर जो है ओनली विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, कोई बच्चा नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है। पहले क्रॉफ्टर जो है एक एक आयरन मिल में काम करता था जिसका नाम है रैमसो आयरन मिल, और फिर अब उसने एक काऊ खरीद ली है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है, उस काऊ का दूध बेचकर, क्रीम बेचकर वो अपनी जिंदगी चला रहा है। और वो जब अब पैडलर को तो इस दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, वो इधर उधर घूमता रहता है अपने आप को सेव करने के लिए, रात को रुकने के लिए जगह ढूंढता रहता है, लेकिन उसको कोई भी जगह नहीं मिलती। और फाइनली क्या होता है कि एक दिन रैट ट्रैप ऐसा घूमता घूमता पैडलर जो है ये क्रॉफ्टर के घर पहुंच जाता है, और जब ये क्रॉफ्टर को कहता है कि इसको रात को सोने के लिए जगह चाहिए, तो क्रॉफ्टर बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि चलो मेरी मेरी इस लोनली सी लाइफ में कोई तो है जो आकर मेरे साथ बैठेगा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू कीप हिम विद हिम, और वो उसको खाने के लिए खाना देता है, टबैको देता है, और साथ ही साथ वो एक सीक्रेट बताता है कि उसने क्रीमरी में काम करके, ये जो क्रीमरी आप देख सकते हैं, ये काऊ के दूध के थ्रू जो वो कमाता है, उससे उसने 30 क्रोनर्स अर्न किए हैं, और उसने उसको जहां रख रखा है वो सीक्रेट प्लेस भी उसको बता देता है। रात को वो उसके साथ मजॉलिस गेम खेलता है, जो एक कार्ड गेम है स्वीडिश, और फिर अब रात को फिर वो सो जाते हैं। अगली सुबह जो पैडलर है वो देर तक सोता रहता है पहले तो, लेकिन जो क्रॉफ्टर है वो उठकर अपना काम करता है क्योंकि उसको क्रीमरी के लिए काम करना था। फिर जब ये देखता है कि आउट ऑफ कर्टसी कि भाई ओनर ऑफ द हाउस जाग चुका है, तो ये भी उठता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। लेकिन जब ये थोड़ी दूर पहुंचता है तो वहां अब वो जो बेट जिस दुनिया को वो बेट कह रहा था, वही बेट इसको अब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और वो बेट क्या है, वो है 30 क्रोनर, जो कि क्रॉफ्टर ने उसको दिखाए थे कि एक पाउच के अंदर विंडो पेन पर टंगे हुए, उसने दिखाए थे उसके अंदर से 30 क्रोनर्स निकाल के। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पर पैडलर अपने रास्ते जाता है, क्रॉफ्टर अपने रास्ते, लेकिन पैडलर को ग्रीड आ जाता है। अब वो ग्रीड क्या थी, ये 30 क्रोनर्स की एक तरीके से बेट था, वो स्वेलो कर जाता है इस बेट को, वापस आता है, विंडो पेन तोड़ता है, और वहां से उस पाउच में से 30 क्रोनर्स चुरा कर ले जा। और अब वो डिसाइड करता है कि मेन रोड से नहीं जाएगा क्योंकि उसने चोरी की है, तो वो जंगल का रास्ता अपनाता है, डीप फॉरेस्ट का रास्ता अपनाता है, और वहां रास्ते में वो खो जाता है। वो बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर पहुंच जाता है, उसे लगता है कि ये जो फॉरेस्ट है एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन उसके लिए बन गया है। हालांकि वो पुलिस से बचकर भाग रहा था, लेकिन अभी पूरा जंगल उसके लिए प्रिजन बन गया, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उसे वही बात आती है कि किस तरीके से पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप समझता था, और आज वो खुद एक रैट बन गया है, और जो 30 क्रोनर ने उस चीज का, उस स्पोक का काम किया है उसके लिए। और अब वो इधर उधर घूमता है थोड़ी देर तक, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, रात हो जाती है, अब उसे डर भी लगता है, और डर कर थक कर वो उस अंधेरी गहरी ठंडी रात में वहीं जमीन पर लेट जाता है।
तभी जैसे ही वो लेटता है वहां पर, तो उसको कुछ धम धम की आवाज सुनाई देती है, और जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये किस चीज की आवाज है। और वो आवाज थी हैमर की, कि कोई हैमर के साथ अटैक कर रहा है, किसी चीज के ऊपर हिट कर रहा है, उस चीज की आवाज है। तो वहीं वो साउंड की तरफ चलना शुरू करता है, और चलते चलते वो रैमसो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है। वो एक आयरन मिल है। कभी एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट हुआ करती थी, जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल, फॉज सब कुछ थे। और वहां पर बाजिस भी थे। बाजिस ये इस तरीके की, ये काइंड ऑफ बोट्स, जिनके अंदर आयरन ओर लेकर आया जाता था। और कभी इस जगह पर आयरन मिल में, रैमसो आयरन मिल में बहुत बिजी बिजनेस रहता था, बहुत ज्यादा काम यहाँ होता था। स्कोर्स आती थी, ये स्कोर्स है जो पॉइंटेड बोट्स होती हैं, इन्हें कह सकते हैं आप। और तभी पैडलर को जो हैमर की आवाज सुनाई देती है, उस तरफ चलता है, मिल की तरफ पहुंचता है वो। ये मैं आपको दिखा दूं चीजें कुछ। ये आयरन मिल है, प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर मेड हीटिंग एंड शेपिंग पीसेस ऑफ मेटल। ये रहा जहाँ ब्लैक स्मिथ काम करते हैं। ये है फॉर्ज। फॉर्ज इज अ फर्नेस यूजुअली फ्यूल्ड बाय कोल एंड यूज्ड टू हीट मेटल टू मेक इट सॉफ्टर एंड इजियर टू हैमर इनटू शेप। इस तरीके से यहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है, कोयले से आग लगाई जाती है। ये एनविल, जिसके ऊपर रख के, एक ये पॉइंटेड सा होता है, जिसके ऊपर क्या आप कोई भी आयरन के पीस को हैमर से हिट करके शेप दे सकते हैं। ये होते हैं बिलोज। बिलोज क्या होती है, इनके थ्रू जो फायर का धुआं होता है, उसे उस वो सॉरी एयर ऑन फॉज फायर। जैसे आपने पहले देखा होगा, चूल्हे में आग दिया जाता था एक पाइप के थ्रू, औरतें जो हैं उसमें एयर ब्लो करती थी अपने मुंह से, इस तरीके से ये बिलो है। अब वो पैडलर जो है आयरन मिल पर आ जाता है। वो देखता है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो मॉ के पास, मॉ मीन्स द माउथ द फॉज, वहां खड़ा होके उसमें वो अपना काम कर रहा है। पैडलर जो है मिल में एंटर करता है, ब्लैक स्मिथ की परमिशन लेता है कि क्या आज रात को यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि बाहर बारिश भी आनी शुरू हो गई होती है। तो ब्लैक स्मिथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको परमिशन दे देता है। तो वो वहीं फौज के पास आकर सो जाता है। वो इतना पास आ जाता है फौज के कि उस आग की वजह से उसके कपड़ों में से धुआं निकलने लगता है, वो इतना करीब आ जाता है। और फिर वो अपना फेस जो है एक कवर से, दिस इज द स्लाउस्ड हैट, ओल्ड मिलिट्री कैप को कहते हैं, इससे अपना फेस कवर करता है और सो जाता है, वहीं लेट जाता है। तभी क्या होता है कि आयरन मास्टर, जो उसका मिल का मालिक है, वो आता है। और वो, क्योंकि वो हैट, मिलिट्री हैट से उसने अपना फेस ढक रखा था, तो आयरन मास्टर जो है उसको मिस्टूक कर लेता है। उसको लगता है कि ये उसका पुराना साथी कॉमरेड नील्स ऑल्फास है, जो आर्मी में उसके साथ था। और वो उसको अपने घर पर इनवाइट करता है, लेकिन पैडलर जो है बिल्कुल मना कर देता है डायरेक्टली उसको, कि नहीं, कहीं नहीं आएगा। क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों है, क्यों बुला रहा है। तभी उसको समझ में उसको ये लगता है कि आयरन मास्टर ने उसको गलत पहचाना है, किसी और को वो समझ रहा है। और फिर आयरन मास्टर वहां से चला जाता है उसे रिक्वेस्ट करने के बाद, और जब वो डिक्लाइन कर देता है। आगे उसकी बेटी आती है, एडला विल्मिंसन, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है। वो एक कैरेज लेकर वहां पहुंचती है। वो एक साधारण सी लेकिन बहुत समझदार लड़की है। वो पहली नजर में पहचान लेती है कि जो पैडलर है वो कोई थीफ है या फिर प्रिजनर है, वो कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। और लेकिन वो अपने फादर के साथ अकेली रहती है मैनर हाउस में, तो वो भी चाहती थी कि क्रिसमस ईव पर उनके साथ कोई हो, क्योंकि उसकी मदर एलिजाबेथ ऑलरेडी डेथ हो गई है उनकी। और जो उसके दो ब्रदर्स हैं वो अब्रॉड जा चुके हैं। अब पैडलर जो है, हालांकि पहले तो मना कर देता है, लेकिन एडला इतनी काइंडली उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो तैयार हो जाता है, और वो उसको कैप्टन कह के एड्रेस करती है। और फिर वो क्रिसमस ईव के लिए उसको इनवाइट करती है कि हमारे यहाँ क्रिसमस ईव के जो पार्टी है हमने थ्रो की है, हम चाहते हैं आप एक गेस्ट के तरीके से आप हमारे साथ रहो। अब इतना फ्रेंडली वो उसको ट्रीट कर रही है, और उसको कॉन्फिडेंस कहती है, देती है कि जैसे आप आए हो यहाँ, वैसे ही आप फ्री हो कभी भी जाने के लिए। और वो उसकी इतनी काइंडनेस को देख के, कंपैशनेट लेडी को देख के, वो उसको ना नहीं कर पाता, हाँ कर देता है। और फिर वो उसके कैरेज में, हॉर्स कैरेज में बैठकर उसके घर जाते हैं। अब वहां 30 करोड़ जो वेट उसकी तरफ उसके लिए था, अब वो ऐसा ऐसा लग रहा है आगे की कहानी जो मोल्ड हो रही है, कि सचमुच वो उसके लिए एक वेट ही थे। कैसे? क्योंकि मैनर के घर जाते जाते अब उसने हाँ तो कर दिया, अब उसे दुख हो रहा है कि क्यों उसने क्रॉफ्टर के वो 30 करोड़ चुरा है। वो रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है वो सब काम करके। अब उसे लग रहा है कि
क्योंकि उसकी जेब में चोरी का पैसा है, तो वो क्रिसमस ईव पर इतने बड़े घर में इतनी सारी चीजों के साथ भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। मैनर के हाउस पे एडला ने बहुत ग्रैंड क्रिसमस ईव का प्लानिंग कर रखा है रेड ट्रिप सेलर के लिए। उस रात आके आयरन मास्टर सो जाता है, और वो आयरन मास्टर भी सो जाता है, और वो पेडलर भी जाके अपने रूम में सो जाता है। और वो चाहता है आयरन मास्टर कि उसका फ्रेंड यानी पेडलर कुछ दिन वहां पर रहे, जिसे वो कैप्टन समझ रहे हैं। और फिर वो अपनी बेटी से डिसाइड करता है, के साथ बैठकर डिसाइड करता है कि हम इसके लिए कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ देंगे। और उसको कहता है कि इसको नहला धुला कर और इसको अच्छे कपड़े दो। ये इसका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसका साथ दूंगा यहाँ पर। अब अगले दिन आयरन मास्टर रियलाइज दैट ही ब्रॉट अ स्ट्रेंजर टू वाइफ। जब वो नहा धोकर शेव करके वहां आता है, तो वो पहचान जाता है। अब उसको समझ में आ गया कि इट वाज केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो वो स्ट्रेंजर को ब्लेम करता है कि वो उसने उसको धोखा दिया है, और उसको धमकी देता है पैडलर को कि वो अभी शरीफ को यानी कांस्टेबल को, पुलिस कांस्टेबल को बुला के उसको हैंड ओवर कर देगा। तभी पैडलर जोर से टेबल पर हाथ मारकर उल्टा उसको धमकाता है कि यही फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, ये सारी दुनिया एक ट्रैप है और कभी आप भी फंसेंगे। और ये मैं नहीं था, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन आप मेरे पीछे पड़े थे मुझे यहाँ लाने के लिए। और हो सकता है कि आपका आपके लिए मुझसे भी बड़ा एक बेट इंतजार कर रहा हो एक दिन। अब रेड ट्रिप सेलर जो है अपने फर्स्ट क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करता है यहाँ पर। वो कैसे करता है, क्योंकि एडला जो है अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है, और पैडलर को भी कहती है, क्योंकि ये क्रिसमस ईव है तो वो किसी के साथ बुरा नहीं देना चाहती, बिकॉज शी इज अ काइंड हार्टेड गर्ल। और ये बिल्कुल उसे लगा कि अनएथिकल होगा किस तरीके से गेस्ट को भगा देना, क्योंकि अगर गलत फहमी हुई थी तो वो उसके फादर की साइड से हुई। और उस पुअर मैन को, पेडलर को, बड़ा डिलीशियस फूड दिया जाता है, और बड़ा पीसफुली वो वहीं एक सोफा पर सोता रहता है, खाता है और सो जाता है। सिर्फ उसको यही दो काम होते हैं पूरा दिन। रात को पेडलर हर उन सबको थैंक यू कहता है उस अच्छे डिनर के लिए। एडला बताती है उसको कि उसके फादर का सूट जो उसने वो पहन रखा है, वो उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है उन लोगों की तरफ से, तो वो इसको वापस ना करे। और उसको अगले क्रिसमस ईव भी अपने साथ स्पेंड करने के लिए वो इनविटेशन देती है। अब वहां पर नेक्स्ट मॉर्निंग, जो दिस मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस ईव, एडला अपने फादर के साथ यानी आयरन मास्टर के साथ चर्च जाती है। वहां पर लोग वो दोनों लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जो कि चोरी थी हुई थी क्रॉफ्टर के यहाँ 30 करोड़ की। और जिस व्यक्ति के बारे में वहां डिस्कस हो रहा था कि कौन चुरा सकता है, वो जब उन्होंने उसके बारे में सुना, तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि वो व्यक्ति कोई, वो पर्सन कोई और नहीं, वो वही रेड ट्रिप सेलर है, वो पटर है जो उनके यहाँ एज अ गेस्ट स्टे कर रखा है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं, और एडला एडला घर पहुंचती है अपने फादर के साथ, और उसका फादर कहता है कि देखो वो सारी हमारी सिल्वर की क्रॉकरी वगैरह पीछे से चुरा कर ले गया होगा। लेकिन जैसे वो वहां आती है, उनका सर्वेंट बताता है कि वो वहां से कुछ भी नहीं लेके गया, बल्कि एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ गया है। अब ये गिफ्ट था जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडम्पशन। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, वो कि उस रेड ट्रैप सेलर। वो एक छोटा जो गिफ्ट था, वो एक छोटा रेड ट्रैप था, उसके अंदर वही 30 करोड़, जो 10 करोड़ के नोट थे, तीन बड़े रिंकल्ड हुए हुए रखे हुए थे, और एक छोटा सा लेटर भी था। उस लेटर में लिखा था कि रेड ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है एडला की तरफ से, एक रेड की तरफ से। जो बूढ़ा क्रॉफ्टर है, उसने एक सेट किया था मेरे जैसे एक पुअर वॉन्डरर के लिए, लेकिन एडला की रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ने उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। वो उसके लिए रियल आई ओपनर साबित हुई। और अब उसको रियलाइज हो गया है कि हमें डिग्निटी के साथ रखना चाहिए। जिस डिग्निटी को उसने, एडला ने उसको ग्रीट किया था कैप्टन कहकर, वो उस डिग्निटी को मेंटेन करना चाहता था। और अब वो समझ गया था कि एक ऑनेस्ट लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाने की कोशिश की थी। वो अपने पीछे, अब पीछे छोड़ देता था वो उन सभी पुराने तरीकों को जो कि उसने लाइफ में अपनाए थे डिसऑनेस्टी के। एडला ने जो उसको ट्रीटमेंट दिया था एक कैप्टन की तरह, जो रिस्पेक्ट दी थी, उस रिस्पेक्ट ने उसको एम्पावर किया, उसकी काइंडनेस ने उसको एम्पावर किया, जिसकी वजह से उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ पाया। और अब वो उन अपने सारे दुखों को, परेशानियों को, सिंस को क्लियर कर सकता है अपने लिए, और अब उसका रिडेम्पशन कंप्लीट हो चुका है। तो यही थीम भी है स्टोरी का,
जो कहीं ना कहीं हम सब रिलेट कर पाएंगे कि वर्ड एक रैट ट्रैप है और मैन के हम इन ह्यूमन बींग्स के अंदर कहीं ना कहीं गुडनेस अपने आप होती है, जो थोड़ी दिन के लिए दबी रह सकते हैं लेकिन जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। कैलस एंड इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी मेक्स मैन सिनिकल। कई बार लोगों का ट्रीटमेंट हम ह्यूमन बींग्स को अच्छा भी बना देता है और गलत रास्ते पे भी तो मोड़ देता है। ह्यूमन टेंडेंसी टू रिडीम वन सेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्टी, ये हमारे अंदर खुद के अंदर ताकत होती है कि हम अपने आप को डिसऑनेस्टी से कर सकते हैं। गुडनेस एंड काइंडनेस कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन वंस। किसी के लिए अच्छाई करना, किसी के लिए काइंड होना, किसी के अंदर भी उसका बर्ताव चेंज कर सकती है। ह्यूमन लोनलीनेस, कि किस तरीके जब एक इंसान अकेला होता है तो उसके लिए सब कुछ खराब होता है, लेकिन वहीं जब उसको अच्छाई मिलती है, कंपनी मिलती है, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल भी हो जाता है। वर्ड एक बिग ट्रैप है। किसी ना किसी को, हर कोई हम में से किसी ना किसी दिन एक ट्रैप के अंदर फंसता ही है, और वो ट्रैप होता है उन मटेरियलिस्टिक चीजों का, बेनिफिट्स का, जिनकी तरफ टेम्प्ट होते हैं, और रिजल्ट्स इन मैन्स डूम एंड नेवर एंडिंग प्रेडिक्ट। और एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हमें लाके खड़ा कर देता है जहां हमारी अच्छाई का अंत हो जाता है। और टाइटल, जो स्टोरी का टाइटल है रैट ट्रैप पैडलर, बिल्कुल एग्जैक्ट है, अप्रोप्रिएट है स्टोरी के लिए, क्योंकि रैट ट्रैप को एज अ मेटाफर यूज किया गया है ह्यूमन लाइफ के प्रेडिकामेंट्स दिखाने के लिए। जैसे कि रैट्स को बेवकूफ बनाया जाता है बेट्स रख के और उसमें ट्रैप हो जाते हैं, वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, बेनिफिट्स के लिए ट्रैप हो जाते हैं, ग्रीड की। और ये सारी स्टोरी एक ऐसे इंसान के चारों तरफ घूम रही है जो कि खुद ट्रैप है ग्रीड के। और पैडलर का जो मेटामॉर्फोसिस है, मींस जो उसका एक काया पलट हो गया, एकदम रूपांतरण हो गया उसका, ये सारी कहानी। इसलिए ये जो टाइटल है, इट इज द मोस्ट सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी। जो वैल्यूज हमें यहाँ मिलती हैं, दैट इज नोबडी इज अ क्रिमिनल बाय बर्थ, circumstances play a role, it's never too late to change, do not judge, condemn and criticize others, no one is infallible, show empathy, fellow feeling is the cornerstone of humanity, perform your duties without any expectations, be considerate, compassion and kindness, avarice can entice us, look for ways to come out of it। ये सारी वैल्यूज हैं, इनको आप डेवलप करके एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है। थैंक यू फॉर टुडे। और आई होप जो वैल्यूज मैं इस चैप्टर के थ्रू या राइटर अपने इस चैप्टर के थ्रू देना चाहता है आपको मिली होंगी। जैसा कि दलाई लामा भी कहते हैं, द रूट्स ऑफ ऑल गुडनेस लाई इन द सॉइल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर गुडनेस। जब हमें अपनी गुडनेस के लिए अच्छाई, अप्रिसिएशन मिलता है, वो एक बदलाव का कारण बनता है। And gratitude is a sign of noble souls. Always remember this. So now do a noble deed for me. Just subscribe my channel, share my videos, like my videos.